पहले भाग में हम लोग ऑलरेडी जैव प्रौद्योगिकी के बेसिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हमारे शरीर में पाई जाने वाली ऐसी स्टेम सेल जो विभाजित करके सिर्फ एक ही प्रकार की इस कोशिका में बदल जाए। अगर हम लोकेशन वाइज देखें तो ये स्टेम सेल्स कहां कहां पे पाई जाती है, उस आधार पर अगर हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करें तो ऐसी स्टेम कोशिकाएं जो भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती हैं उन्हें भ्रूणीय स्टेम कोशिका के नाम से जानते हैं। तो इस उम्मीद में जो है बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों के इस नाभि रज्जु को जो है या अम्बिलिकल कॉर्ड को संरक्षित कर रहे हैं। तो जो आनुवांशिक गुण या आनुवांशिक बीमारियां जो है सरोगेट मां से बच्चे में नहीं जाएंगी। ठीक है, सरोगेसी इंडिया में सुना है बैन हो गई है। हाँ, सरोगेसी इंडिया में बैन हो गई है, लेकिन पूरी तरह से नहीं बैन हुई है। इसको रेगुलेट करने वाला कानून बन गया है, इसको नियंत्रित करने वाला कानून बन गया है। हाथियों के गर्भाशय की मदद लेकर, ठीक है, हम उसके अंदर जो है वो क्लोन तैयार कर देंगे, यानी कि मैमथ हाथी को पुनः जिंदा कर देंगे। हेलो दोस्तों, यूपीएससी 2026 के संभव बैच में आप सबका स्वागत है। ये है लेक्चर 6 और इस लेक्चर में हम जैव प्रौद्योगिकी पर बात करेंगे। ये जैव प्रौद्योगिकी का भाग 2 होगा। पहले भाग में हम लोग ऑलरेडी जैव प्रौद्योगिकी के बेसिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सेल से लेकर हम लोगों ने डीएनए, आरएनए, प्रोटीन के बनने, थोड़ी सी जेनेटिक्स, इसके अलावा हम लोगों ने कई तरीके की टेक्नोलॉजीज पर बात की, जिसमें डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी थी, जिसके अंदर हम लोगों ने बात करी थी जीन चिकित्सा के बारे में, जिसके अंदर हमने बात करी थी डिजाइनर बेबी के बारे में, और जिसके बारे में भाग 1 में हमने बात करी थी जीनो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। तो ये सब हम लोग लेक्चर 1 में कवर कर चुके हैं बायोटेक्नोलॉजी के लेक्चर 1 में। आज बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी का लेक्चर 2 है, जिसमें हम लोग आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग स्टेम सेल यानी कि जो स्तंभ कोशिकाएं होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्लोनिंग के बारे में बात करेंगे, आईवीएफ टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जीएम क्रॉप यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होती हैं, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जो फसलें होती हैं, उन पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके यूपीएससी के एग्जाम के लिए, खासकर यूपीएससी 2026 के लिए। तो हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग बात करने, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अगर 2026 को टारगेट कर रहे हैं और 1 साल के कोर्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारा जो है वो प्रहार इंग्लिश और हिंदी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश अगर प्योर इंग्लिश में ज्वाइन करना चाहते हैं तो टाइटन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 9,999 से ये स्टार्ट है। दूसरा, अगर आप 2 साल यानी कि 2027 को यूपीएससी के टारगेट कर रहे हैं तो आप हमारा संकल्प बैच इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। प्योर इंग्लिश में पिनाकल बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 13,499 से इसकी फीस स्टार्ट है। 3 साल का कोर्स बिल्कुल फाउंडेशन से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा प्रारंभ बैच इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जो मात्र 31,999 से शुरू है। तो बच्चों, इस छोटी सी जानकारी के बाद आपको हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है जिसे हम कवर करेंगे वो है स्टेम सेल। स्टेम सेल बच्चों क्या होती है, पहले इस पर बात कर लें। तो बच्चों, अगर मैं बात करूं कि दुनिया में जितने भी बहुकोशिकीय जीव हैं, यानी जिनके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों चाहे वो जानवर हों, सभी के अंदर कुछ ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनके अंदर विभाजन की क्षमता होती है, जो डिवाइड कर सकती हैं। तो याद रखिएगा, हम बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाने वाली वह कोशिकाएं जिनके अंदर विभाजन की क्षमता होती है, जिनके अंदर डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है, जब वो विभाजित करती हैं, जब वो डिवाइड करती हैं और नई कोशिकाओं को जन्म देती हैं, तो ऐसी कोशिकाओं को, ठीक है, ऐसी कोशिकाओं को हम लोग स्टेम कोशिकाएं या स्तंभ कोशिकाएं कहते हैं। फिर से मैं बता दे रहा हूं, मैं क्या बता रहा हूं कि जितने भी बहुकोशिकीय जीव इस धरती पर पाए जाते हैं, उनके शरीर के अंदर, ठीक है, उनके शरीर के अंदर कुछ ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनके अंदर विभाजन की क्षमता होती है, और जब वो विभाजित करती हैं तो विभाजन के बाद नई कोशिकाओं को जन्म देती हैं। तो ऐसी कोशिकाओं को हम लोग स्टेम सेल या स्तंभ कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। अब विभाजन के आधार पर, जब विभाजन
विभाजित करती हैं तो किस प्रकार की नई कोशिकाएं बनाती हैं? तो विभाजन के आधार पर यह दो प्रकार की होती हैं। वैसे कई प्रकार में उनको बांटा जा सकता है, लेकिन आपके काम की दो प्रकार में मैं विभाजन के आधार पर इसको मैं बताता हूं। तो अगर ये जो स्टेम कोशिकाएं हैं, अगर विभाजन के आधार पर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये दो प्रकार की हम लोग इसे ले सकते हैं। जैसे विभाजन के आधार पर अगर हम देखें तो एक को कहा जाता है बच्चों यूनिपोटेंट। क्या कहा जाता है? यूनिपोटेंट। यूनिपोटेंट का मतलब हो जाता है, यूनि का मतलब एक, पोटेंट का मतलब पोटेंसी, ताकत। तो मान लीजिए हमारे शरीर के कोशिका हमारे शरीर में पाई जाने वाली ऐसी स्टेम सेल जो विभाजित करके सिर्फ एक ही प्रकार की इस कोशिका में बदल जाए, ठीक है, एक ही प्रकार की स्टेम कोशिका में बदल जाए, तो ऐसी स्टेम कोशिका को हम यूनिपोटेंट कहते हैं। मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो त्वचा की स्टेम कोशिका अगर विभाजित हो और सिर्फ त्वचा की ही कोशिका बनाए, तो ऐसी स्टेम कोशिका को हम यूनिपोटेंट स्टेम कोशिका कहेंगे। और अगर उसी जगह पर कुछ ऐसी भी कोशिकाएं हों, ठीक है, हमारे शरीर में पाई जाती हैं, बहुकोशिकी जीवों में पाई जाती हैं, जो प्लूरीपोटेंसी होती है, जिनके अंदर वो जो प्लूरीपोटेंट होती हैं, प्लूरी का मतलब होता है बहु, बहु, ठीक है, यानी बहुत सारी, पोटेंट का मतलब होता है कैपेसिटी, यानी हमारे शरीर में कुछ ऐसी भी स्टेम कोशिकाएं पाई जाती हैं बच्चों, जब ये विभाजित करती हैं तो विभाजन के बाद ये विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में बदलने की क्षमता रखती हैं। यानी ये कोशिका विभाजित होकर त्वचा की भी कोशिका बना सकती है, बाल की भी कोशिका बना सकती है, रक्त की भी कोशिका बना सकती है, और भी बहुत सारी कोशिकाओं में परिवर्तित हो सकती है। तो ऐसी स्टेम कोशिका जो हमारे शरीर में पाई जाती है उसे हम लोग प्लूरीपोटेंट स्टेम कोशिका के नाम से जानते हैं। तो विभाजन के आधार पर यह दो प्रकार की हो गई, ठीक है, दो प्रकार की हो गई, जिसे हम लोग यूनिपोटेंट या फिर प्लूरीपोटेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब लोकेशन वाइज, यानी कि अगर हम लोकेशन वाइज देखें तो ये स्टेम सेल्स कहां कहां पे पाई जाती है, उस आधार पर अगर हम उस आधार पर अगर हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करें, तब अगर हम देखें तो ये विभिन्न जगहों पर पाई जाती हैं, शरीर के बहुत सारे अंगों में पाई जाती हैं। जब ये भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती हैं, ये स्टेम कोशिकाएं जब भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती हैं तो भ्रूणीय स्टेम कोशिकाएं कहलाती हैं, ठीक है। जब जो भ्रूण होता है बच्चों 5 से 9 दिन का होता है, जब भ्रूण बच्चों 5 से 9 दिन का होता है, ठीक है, 5 से 9 दिन का होता है, तो उस वक्त भ्रूण के अंदर कुछ ऐसी कोशिकाएं बनती हैं जिससे इस भ्रूण का विभिन्न प्रकार के अंगों का निर्माण होता है, ठीक है। उन्हीं कोशिकाओं से जो है उस भ्रूण की जो है त्वचा बनती है, उन्हीं कुछ कोशिकाओं के विभाजन से जो है हृदय बनता है, उन्हीं कुछ कोशिकाओं के विभाजन से तंत्रिका कोशिकाएं बनती हैं, उन्हीं कोशिकाओं के विभाजन से रक्त कोशिकाएं बनती हैं। तो ऐसी स्टेम कोशिकाएं जो भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती हैं उन्हें भ्रूणीय स्टेम कोशिका के नाम से जानते हैं, और इन्हीं से भ्रूण के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों? भ्रूणीय स्टेम कोशिका के नाम से जानते हैं। फिर होता है वयस्क स्टेम कोशिका, ठीक है। वयस्क स्टेम कोशिका क्या होती है, इसे हम लोग समझते हैं। वयस्क स्टेम कोशिका बच्चों हमारे वयस्क होने पर हमारे प्रत्येक अंग में पाई जाती हैं, लगभग हमारे प्रत्येक अंग में ये पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो हमारी जैसे मान लीजिए बाल है, तो बालों की जड़ों में ऐसी स्टेम कोशिकाएं पाई जाती हैं। जब ये विभाजित करती हैं तो बालों के ये जड़ों में पाई जाती हैं, तो जब ये विभाजित करती हैं नई कोशिकाओं को जन्म देती हैं, जिससे बाल बढ़ जाते हैं। बाल को आपने ऊपर से काट दिया, फिर से ये स्टेम कोशिकाएं विभाजित होकर नई कोशिकाएं बना देती हैं बाल की, फिर बाल बड़े हो जाते हैं। इसी तरीके से हमारे नाखूनों में भी पाई जाती हैं, नाखूनों की जो जड़ें होती हैं उसमें भी पाई जाती हैं, वो विभाजित करती हैं, नाखून जो है बढ़ते हैं, फिर आप उसे काट देते हैं, जो डेड हो जाती हैं से कोशिकाएं, फिर से ये बढ़ जाते हैं, तो वहां पर भी पाई जाती हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो हमारे जैसे बोन मैरो होती है, यानी कि अस्थि मज्जा, यानी हमारी जो बोन्स होती हैं बच्चों, वो बोन बीच में क्या होती है, काफी खाली स्पेस होता है, और इसी के अंदर जो है एक जेली लाइक मटेरियल भरा होता है, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, जिसे हम लोग बोन मैरो कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? बोन मैरो या अस्थि मज्जा कहते हैं, ठीक है, इसे बोन मैरो या अस्थि मज्जा कहते हैं। ये जो अस्थि मज्जा होती है, इस अस्थि मज्जा में भी स्टेम सेल पाई जाती हैं, ठीक है, स्टेम सेल पाई जाती हैं। जो आरबीसी की स्टेम सेल होती हैं, यानी कि आरबीसी बनाती हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं बनाती हैं। तो ये जो बोन मैरो होती है ये पाई जाती है बोन के अंदर, और ये जेली लाइक मटेरियल होता
जाता है, इसे अस्थि मज्जा कहते हैं। इसमें आरबीसी प्रोड्यूसिंग स्टेम सेल पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, हमारे शरीर में आरबीसी का निर्माण करती हैं, आरबीसी को प्रोड्यूस करती हैं। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, वयस्क स्टेम कोशिका या एडल्ट स्टेम सेल जो होती है वो प्रत्येक अंग की जड़ों में या बेस में पाई जाती है और वो विभाजित होकर उस अंग की कोशिकाओं को निर्मित करती है, उस अंग की कोशिकाओं का निर्माण करती है। जब पुरानी कोशिकाएं उस अंग की खराब हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं, तो उनका स्थान लेने के लिए ये नई कोशिकाएं जन्म लेती हैं और नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं को रिप्लेस कर देती हैं। तो ये हर अंग में पाई जाती हैं। वयस्क स्टेम कोशिका बच्चों ज्यादातर यूनिपोटेंट होती है, यानी कि ये अगर पाई जा रही है हेयर कोशिका, हेयर में यानी हमारे बालों की जड़ों में पाई जा रही है, तो सिर्फ बालों की जड़ों में पाई जाने वाली स्टेम कोशिका सिर्फ बाल की कोशिकाओं को बनाएगी। ठीक है, नाखून के जड़ों में पाई जाने वाली स्टेम कोशिका सिर्फ नाखून की कोशिकाओं का निर्माण करेगी और किसी दूसरे अंग के कोशिकाओं में परिवर्तित नहीं होगी। जबकि भ्रूणीय स्टेम कोशिका की बात अगर की जाए बच्चों, तो ये प्लूरिपोटेंट होती है, यानी कि ये जो स्टेम कोशिका भ्रूणीय अवस्था में 5 से 9 दिन के अंदर के भ्रूण के अंदर पाई जाती है, वो विभाजित होकर विभिन्न प्रकार के अंगों में परिवर्तित हो सकती है। यानी कि ये कैसी होती है बच्चों, प्लूरिपोटेंट होता है, इसी प्लूरिपोटेंट होती है। और इसके अलावा बच्चों कुछ हमारे, जब बच्चा अपने मां के गर्भ में होता है तो मां के गर्भ में एक ऐसा स्ट्रक्चर देखा जाता है जो मां को और बच्चे को आपस में कनेक्ट करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाभि रज्जु कहते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, नाभि रज्जु कहते हैं। तो इसमें भी कुछ स्टेम कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनमें प्लूरिपोटेंसी होती है, यानी कि इस अगर उस स्टेम कोशिका को हम लोग संरक्षित कर लें, अगर हम उसको किसी तरह से बचा के रख लें, संरक्षित कर लें, तो इसकी मदद से हम बच्चे के आने वाले भविष्य में अगर बच्चे को कोई बीमारी होती है या किसी अंग की जरूरत होती है, तो इस स्टेम कोशिका की मदद से हम इसके अंदर पाई जाने वाली स्टेम कोशिका की मदद से हम उन अंगों का निर्माण करके बच्चे की जान फ्यूचर में बचा सकते हैं। तो उसे नाभि रज्जु स्टेम कोशिका के नाम से जाना जाता है। नाभि रज्जु सबके होता है ना, यहां पर आपने देखा होगा एक आपको छोटा सा जगह दिखाई पड़ रही होगी, तो वो जगह है नाभि रज्जु कहलाती है, यहां ये नाभि कहलाती है। यही नाभि से ही नाभि रज्जु निकलती है, आपके मां के साथ कनेक्ट हो जाती है। मां के साथ जब कनेक्ट हो जाती है तो मां जो कुछ भी खाती पीती है, जब आप मां के गर्भ में रहते हो तो जो कुछ भी खाती पीती है, तो मां जो भी कुछ खाती पीती है उसकी बॉडी में जाकर पाचित होता है, पाचित होने के बाद रक्त में मिलता है और रक्त जो है, रक्त के थ्रू वो सारा का सारा भोजन जो है इसी नाभि रज्जु से होते हुए हमारे अंदर, यानी कि उस बच्चे के अंदर चला आता है। बच्चा इसी वजह से इसको पोषण मिलता है और बच्चा जो है वो बड़ा होता है, मतलब धीरे धीरे गर्भ में विकसित होता है। ठीक है, तो ये मां और बच्चे के बीच में गर्भावस्था के दौरान बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्शन होता है नाभि रज्जु। ठीक है, अब जब बच्चा पैदा होता है तो इसका काम खत्म हो जाता है, क्योंकि बच्चा सेल्फ डिपेंड हो जाता है, तो इसे काट कर जो है पहले फेंक देते थे। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, जब से पता चला है कि इसमें जीवनदायक जो है वो स्टेम कोशिकाएं मौजूद है, तो अब क्या करते हैं, बच्चा जब पैदा होता है तो उस वक्त इस नाभि रज्जु को जब काटते हैं, मां से अलग करते हैं, तो ये जो नाभि रज्जु होता है, ये जो आपको एक रस्सी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे उठाकर -196 डिग्री सेल्सियस पर, -196 डिग्री सेल्सियस पर तरल नाइट्रोजन में, ठीक है, इसे संरक्षित कर लिया जाता है 30-40 सालों के लिए। ठीक है, तो अगर आप डॉक्टर से कह देंगे कि मुझे अपनी नाभि रज्जु संरक्षित करवानी है अपने बच्चे की, तो जब बच्चा पैदा होगा तो उस वक्त जो नाभि रज्जु काटी जाती है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड काटी जाती है, उसको काट करके -196 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन में संरक्षित कर लिया जाता है। इसके लिए पूरे बैंक्स मतलब स्टोरेज फैसिलिटी होती है, वहां पर इसको स्टोर कर दिया जाता है, आपके नाम से संरक्षित कर लिया जाता है। कुछ पैसे वो लोग लेते हैं, 30 से 40 सालों के लिए संरक्षित कर दिया जाता है। मान लीजिए कल फ्यूचर में इसमें जो स्टेम सेल होती है प्लूरिपोटेंट होती है, यानी किसी भी अंग को बनाया जा सकता है। तो मान लीजिए कल फ्यूचर में आपके बच्चे को जरूरत पड़ी, मतलब किसी भी तरीके के अंगों की जरूरत पड़ी या उसे कोई बीमारी हुई, तो ऐसी कंडीशन में इस स्टेम सेल, ये जो नाभि रज्जु संरक्षित होती है, उसमें से स्टेम सेल निकालकर उससे फिर अंगों को लैब में बनाकर और उसको बच्चे, मतलब फ्यूचर में उस बच्चे के शरीर में जो है प्रत्यारोपित किया जा सकता है। अभी ये कहीं किया नहीं जा रहा है, मतलब अंग को बनाकर और उसको प्रत्यारोपित
किया नहीं गया है या किया नहीं जा रहा है। ये हो सकता है ऐसा फ्यूचर में हो जाए, लेकिन उस उम्मीद में कि फ्यूचर में ऐसा इसका उपयोग किया जाएगा, उस उम्मीद में जो है नाभि रज्जु बहुत सारे पेरेंट्स हैं, बहुत सारे जो है अभिभावक हैं जो अपने बच्चों के संरक्षित करवा रहे हैं। 40-50 हजार रुपए, 1 लाख रुपए देकर उसे संरक्षित करवा लेते हैं। संरक्षित किया जाता है -196 डिग्री सेल्सियस तरल नाइट्रोजन के अंदर। इसे क्रायो संरक्षण कहा जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? इसे क्या बोला जाता है? क्रायो संरक्षण या क्रायो प्रिजर्वेशन के नाम से इसे जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये अभी आप कहेंगे सर कितने दिनों में हो जाएगा, कहां पे किया जाता है? तो ये अभी प्रैक्टिकली कमर्शियली ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है, कि आप बता दीजिए कि ये अंग हमें चाहिए तो 2 दिन में आपको 10 दिन में बनाकर दे देंगे, ऐसा अभी पॉसिबल नहीं है। लैब में ये सब कोशिशें की जा रही हैं, तो इस उम्मीद में कि कल 20, 30, 40 सालों के बाद हो सकता है कि ऐसी उन किस्म ऐसी जो है वो टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए जिसमें हम नाभि रज्जु की स्टेम कोशिका से जो है अंगों को बनाकर किसी की जान बचा सकते हैं। तो इस उम्मीद में जो है बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पेरेंट जो है वो अपने बच्चों के इस नाभि रज्जु को जो है या अम्बिलिकल कॉर्ड को संरक्षित कर रहे हैं। तो ये जो नाभि रज्जु जो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो नाभि रज्जु या अम्बिलिकल कॉर्ड स्टेम कोशिका होती है। ठीक है, स्टेम कोशिका होती है, ये कैसी होती है बच्चों? ये जो है वो प्लूरीपोटेंट होती है। कैसी होती है बच्चों? ये प्लूरीपोटेंट होती है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मेरे बच्चों, तो मैंने क्या बताया, अगर लोकेशन के बेस पर देखा जाए तो ये भ्रूणीय स्टेम कोशिका होती है, वयस्क स्टेम कोशिका होती है और साथ ही साथ नाभि रज्जु स्टेम कोशिका भी होती है। ठीक है, इसके अलावा बात अगर की जाए तो अभी एक टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को आईपीएस टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जा रहा है। इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जा रहा है। इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जा रहा है, जिसमें क्या होता है, यूनिपोटेंट, ठीक है, यूनिपोटेंट स्टेम कोशिका को बच्चों पहले क्या किया जाता है, तकनीक की मदद से, ये एक टेक्नोलॉजी है, तो यूनिपोटेंट स्टेम कोशिका को तकनीक की मदद से, ठीक है, तो कई तकनीकें हैं, उन तकनीक की मदद से, ठीक है, तकनीक की मदद से, उस तकनीक को आरएनए रीप्रोग्रामिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? आरएनए रीप्रोग्रामिंग। ठीक है, उस तकनीक को क्या बोला जाता है? आरएनए रीप्रोग्रामिंग तकनीक कहा जाता है। तो आरएनए रीप्रोग्रामिंग तकनीक की मदद से यूनिपोटेंट स्टेम कोशिका को बच्चों प्लूरीपोटेंट स्टेम कोशिका में बदला जा रहा है। ठीक है, बदलने की कोशिश की जा रही है और फिर इस प्लूरीपोटेंट स्टेम कोशिका को बदलकर इससे फिर क्या हो सकता है, कई प्रकार के अंग, ठीक है, कई प्रकार के अंग बनाए जा सकते हैं। अब इसको मतलब समझ लीजिए कि कैसे, मतलब क्या बात यहां पर चल रही है। मान लीजिए कि आपने क्या किया कि स्टेम सेल ली, लेकिन आपने त्वचा की स्टेम सेल ली। अब ये जो त्वचा की स्टेम सेल है वो तो है यूनिपोटेंट है। कैसी है बच्चों? त्वचा की स्टेम सेल यूनिपोटेंट होती है। अब इसको क्या किया जा रहा है, आरएनए रीप्रोग्रामिंग तकनीक की मदद से इसे प्लूरीपोटेंट, यानी कि त्वचा की स्टेम कोशिका सिर्फ त्वचा की कोशिका ही बना सकती, मैंने आपको पहले बताया था। तो त्वचा की स्टेम कोशिका सिर्फ त्वचा की कोशिका में परिवर्तित हो सकती थी है, लेकिन आरएनए रीप्रोग्रामिंग तकनीक की मदद से क्या किया जा रहा है, इस त्वचा की जो स्टेम कोशिका होगी उसको हम प्लूरीपोटेंट स्टेम कोशिका में बदल देंगे और फिर इसकी मदद से, यानी इसके अंदर प्लूरीपोटेंसी डेवलप कर देंगे, यानी इसे जो है वो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में, यानी इससे आप चाहें तो बाल की कोशिकाएं भी बना सकते हैं, हृदय की कोशिकाएं भी बना सकते हैं, इससे आप चाहें तो तंत्रिका कोशिकाएं भी बना सकते हैं, यानी कि इससे किसी भी कोशिकाओं में इसको परिवर्तित किया जा सकता है। तो नॉर्मली जो है वो यूनिपोटेंट स्टेम कोशिका सिर्फ एक ही प्रकार की कोशिका में परिवर्तित होती है, लेकिन हम लोग इस टेक्नोलॉजी आरएनए रीप्रोग्रामिंग तकनीक का यूज करके यूनिपोटेंट स्टेम कोशिका को पहले प्लूरीपोटेंट में बदलेंगे। उसके अंदर जब प्लूरीपोटेंसी डेवलप हो जाएगी तो उससे हम किसी भी प्रकार की कोशिकाओं को बना सकते हैं, किसी भी प्रकार के अंगों को बना सकते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को बच्चों हम लोग आईपीएस टेक्नोलॉजी या इंड्यूस प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल तकनीक के नाम से जानते हैं। ठीक है, इंड्यूस प्लूरीपोटेंट स्टेम
टेक्निक के नाम से जानते हैं, साधारण कोशिकाओं को रीप्रोग्राम करके बनाया जाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जैसी क्षमता होती है। ठीक है, तो अब बच्चों ये जो है ये टेक्निक है, ये बहुत ज्यादा अब इस पर काम किया जा रहा है, डेवलप की जा रही है। ठीक है, डेवलप की जाए, इससे कितना बढ़िया हो जाएगा कि किसी का अंग किडनी खराब हुई, ठीक है, तो आपने त्वचा की कोशिकाओं को लिया और त्वचा की कोशिकाओं से फिर किडनी की कोशिकाएं बनाकर और उसके शरीर में अंग उसका प्रत्यारोपित कर सकते हैं। तो ये सब हो जाएगा फ्यूचर में, अगर ये टेक्निक सफल हो गई, पूरी तरह से सफल हो गई। तो अभी इस पर काफी काम चल रहा है और ये काफी सफल भी मानी जा रही है, मानी जा रही है। अब बच्चों ये जो स्टेम कोशिकाएं होती हैं वो कहां पर यूज होती हैं? ये रोगों के इलाज में से यूज होती हैं, यानी पार्किंसन, मधुमेह, कैंसर, हृदय रोग आदि में जिनकी खराब कोशिकाएं हो जाती हैं, खराब कोशिकाओं की वजह से जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं, उनमें हम इन स्टेम कोशिकाओं को मॉडिफाई करके या परिवर्तित करके और उनकी खराब कोशिकाओं की जगह पर इसको हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अंगों की मरम्मत, कोई चोट, अगर कोई भी आपका अंग खराब हो गया तो उसकी मरम्मत में इसका यूज किया जाता है। मेडिकल रिसर्च में, नए दवाओं के परीक्षण में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, स्टेम कोशिका का उपयोग किया जा सकता है। तो होप मेरे प्यारे बच्चों स्टेम कोशिका आपको समझ में आ गई होगी। विभाजन के आधार पर ये दो प्रकार की यूनिपोटेंट, प्लूरिपोटेंट होती हैं, एक प्रकार की कोशिका में परिवर्तित होने वाली, विभिन्न प्रकार की कोशिका में परिवर्तित होने वाली। और अगर लोकेशन के बेस पर देखा जाए तो ये भ्रूणी स्टेम कोशिकाएं हो सकती हैं, व्यस्क स्टेम कोशिकाएं हो सकती हैं, इसके अलावा जो है नाभि रज्जु स्टेम कोशिकाएं हो सकती हैं और साथ ही साथ इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम कोशिकाएं हो सकती हैं, जिनको जो है तकनीक के आधार पर जो है इनको परिवर्तित किया जा सकता है। तो होप मेरे प्यारे बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि स्टेम कोशिकाएं क्या होती हैं, स्टेम कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं और स्टेम कोशिकाएं कहां पर यूज की जा सकती हैं। ठीक है, यूज की जा सकती हैं, इनका उपयोग कहां कहां हो सकता है। कोई अंग खराब हो गया तो उस अंग को सही करने के लिए इन कोशिकाओं की मदद ली जा सकती है, खास करके प्लूरिपोटेंट स्टेम कोशिकाओं का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, और ये वाली आईपीएस टेक्नोलॉजी तो पूरी तरीके से क्रांति ही ला देगी अगर पूरी तरह से यूज हो गया तो। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट टेक्नोलॉजी पर, जिसे आईवीएफ टेक्नोलॉजी या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक के नाम से जानते हैं। बच्चों बहुत सारे ऐसे महिलाएं या पुरुष होते हैं जिनमें बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे मेल होते हैं जिनके शरीर में शुक्राणुओं का निर्माण सही ढंग से नहीं होता, या उनके शुक्राणु जो है सही से जो है वो चलायमान नहीं होते हैं, मूव नहीं कर पाते हैं। या फिर बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके शरीर के अंदर अंडाणुओं का विकास उतना बेहतर ढंग से नहीं हो पाता है। अंडाणु विकसित तो होते हैं लेकिन जहां पर निषेचन नलिका होती है, जहां पर निषेचन होने वाला होता है, वहां पर नहीं आ पाते हैं। ठीक है, नहीं आ पाते हैं। या फिर बहुत सारी ये वाली एक थोड़ी सी मैं आपको बता दूं जिससे कि आपको ये फैलोपियन ट्यूब क्या होती है ये समझ में आ जाए। तो बच्चों जैसे हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना बच्चों, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे होता है अंदर की तरफ, शरीर के अंदर की तरफ, ये यहीं से एक ओपनिंग से ओपन होता है। इसे ये जो एक ट्यूब जैसा शरीर के अंदर एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसे हम लोग योनि कहते हैं या वेजाइना कहते हैं। ठीक है, ये जो आपको भाग दिखाई पड़ रहा है इसे यूट्रस या इसे क्या बोला जाता है, गर्भाशय कहा जाता है। ठीक है, और ये जो आपको जगह ये जो दोनों तरफ दिख रहा है ये अंडाशय कहा जाता है, यहीं पर अंडाणुओं का निर्माण होता है। और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला कर्व स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम लोग फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसे ही फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि अंडाशय से अंडाणु निकलकर इसी फैलोपियन ट्यूब में आकर यहीं पर रुका हुआ रहता है। और जब पुरुष के साथ ये महिला संभोग करती है तो पुरुष जो है अपने स्पर्म्स को, लाखों करोड़ों स्पर्म्स को यहीं पर छोड़ता है वेजाइना के अंदर, योनि के अंदर, और ये स्पर्म यहां से मूव करते हुए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ स्पर्म जो है वो रास्ते में ही खराब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। कुछ जो बचे रहते हैं वो और आगे बढ़ते हैं, कुछ यहाँ पे खराब हो जाते हैं, और लाखों स्पर्म्स में से, करोड़ों स्पर्म्स में से कुछ हजार स्पर्म पहुंच पाते हैं इस फैलोपियन ट्यूब में, और जिसमें से जो सबसे आगे रहता है, सबसे फास्ट होता है, वो स्पर्म जाकर जो है वो ओवा को यानी कि अंडाणु को क्या कर देता है, फर्टिलाइज कर देता है, निषेचित कर देता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए निषेचन कहां होता है, यानी कि स्पर्म और ओवा आपस में कहां पर मिलते हैं, तो आप बताएंगे फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं। तो जो हमारे सामान्य प्रकार से या फिर
प्राकृतिक तरीके से जो निषेचन होता है, यानी स्पर्म और ओवा जो आपस में फ्यूज करते हैं, वो कहां पर करते हैं? वो फैलोपियन ट्यूब में करते हैं। तो निषेचन कहां होता है बच्चों? इस फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो कभी कभी क्या होता है, मैंने बताया कि कुछ लोग, कुछ मेल ऐसे होते हैं जिनका स्पर्म जो है वो इजैकुलेट तो करते हैं, लेकिन इतना काउंट ही नहीं होता है स्पर्म में कि वो आगे बढ़ पाए। कुछ होते हैं स्पर्म में काउंट तो होता है, लेकिन स्पर्म में जो है मोटेलिटी नहीं होती है, यानी यहां से यहां तक वो पहुंच ही नहीं पाते हैं, ठीक है, पहुंच पाते हैं, तो उसकी वजह से भी फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन यहां पर नहीं हो पाता। तो कभी कभी पुरुष में कुछ कमियां होती हैं जिनकी वजह से उनके स्पर्म्स काउंट कम होते हैं या मूवमेंट कम होता है, इसकी वजह से जो है स्पर्म यहां तक नहीं पहुंच पाता निषेचन नलिका यानी फैलोपियन ट्यूब तक, जिसकी वजह से निषेचन नहीं हो पाता। कभी कभी कुछ बीमारियों की वजह से यह रास्ता, ये फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, जिससे स्पर्म यहां तक तो पहुंचता है, यानी कि जो पुरुष है उसका शुक्राणु स्वस्थ तो है, लेकिन यहां फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने की वजह से वो वहां तक फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाता और फाइनली जो है वो निषेचन नहीं हो पाता। कभी कभी जो है महिला जो है वो सही समय पर अंडाणु को उत्पादित नहीं करती, इस वजह से भी निषेचन नहीं हो पाता। और कभी कभी एज के भी बहुत सारे फैक्टर हैं, ठीक है, बुढ़ापे के भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिनकी वजह से निषेचन नहीं हो पाता। तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी वजह से अगर निषेचन फैलोपियन ट्यूब में नहीं हो पाता है, तो ऐसी कंडीशन में जो है, जब निषेचन ही नहीं हो पाएगा, स्पर्म और ओवा आपस में फ्यूज ही नहीं करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो भ्रूण का निर्माण या बच्चे का पैदा होना संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसी कंडीशन को से निपटने के लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जिसे हम लोग आईवीएफ टेक्नोलॉजी बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो लोग नेचुरल तरीके से निषेचन नहीं हो पाता जिनके शरीर के अंदर, उनके लिए यह टेक्नोलॉजी आई जिसने पूरी क्रांति लाकर रख दी, जिसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस तकनीक में करते क्या है बच्चों, इस तकनीक के अंदर किया यह जाता है कि जो महिला है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो एक पुरुष है और साथ ही साथ उसकी जो पार्टनर जो महिला है, उसमें कुछ एक तकनीक का उपयोग किया जाता है जिसे आईवीएफ टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि ये जो पुरुष है उसके शुक्राणु को उत्पादित कराया जाता है, उसको निकाला जाता है लैब में। इसके बाद महिला के अंडाणु को उत्पादित करके, ठीक है, उसके फैलोपियन ट्यूब जहां या अंडाशय से उसको निकालकर शरीर के बाहर लाया जाता है। तो पुरुष के शुक्राणु को उत्पादित किया जाता है, उसको कलेक्ट किया जाता है, महिला से उसके अंडाणु को उसके अंडाशय से निकाला जाता है, और इन दोनों शुक्राणु तथा अंडाशय को अंडाणु को शुक्राणु तथा अंडाणु को यानी कि स्पर्म को और ओवा को लैब के अंदर फर्टिलाइज कराया जाता है, लैब के अंदर निषेचित कराया जाता है। तो ये जो निषेचन होता है बच्चों, जो लैब के अंदर यानी प्रयोगशाला के अंदर होता है, तो ये निषेचन कहां होता है? नेचुरल निषेचन कहां होता है? फैलोपियन ट्यूब में होना चाहिए, लेकिन प्राकृतिक रूप से बहुत सारे कारण, जो मैंने कारण बताए, उन कारणों की वजह से निषेचन वहां नहीं हो पा रहा है, इसी वजह से ये महिला अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, पुरुष से उसका शुक्राणु लिया, महिला से उसका अंडाणु लिया, और इसका जो निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में ना करके बल्कि लैब के अंदर प्रयोगशाला के अंदर कराया जाता है, प्रयोगशाला के अंदर कराया जाता है। यानी कि जो मेडिकल लैब्स होती हैं, मेडिकल प्रयोगशाला होती हैं, उनमें ये आर्टिफिशियल जो है वो निषेचन कराया जाता है, उसका स्पर्म लेकर, इसका ओवा लेकर फर्टिलाइज कराया जाता है। और जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है, निषेचन हो जाता है, तो निषेचन के बाद लैब में ही धीरे धीरे करके 5 से 8 दिन का या 9 दिन का भ्रूण तैयार होता है, लैब के अंदर ही इसको कंट्रोल कंडीशंस में डेवलप किया जाता है इस भ्रूण को। और जब भ्रूण 5 से 9 दिन का हो जाता है, तो इसे महिला के अंदर प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, महिला के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। महिला के कहां पर ट्रांसफर किया जाएगा? उसके गर्भाशय में। गर्भाशय सही है, गर्भाशय में दिक्कत नहीं है, ठीक है, गर्भाशय में दिक्कत नहीं है, तो गर्भाशय में इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। अब गर्भाशय में ये 9 महीने ये अपने गर्भाशय के अंदर 9 महीने इस बच्चे को रखती है, जैसे सभी बच्चे अपनी मां के गर्भ में बढ़ते हैं। 9 महीने गर्भकाल कंप्लीट होता है। तो 9 महीने के गर्भकाल कंप्लीट होने के बाद 9 महीने के गर्भकाल कंप्लीट होने के बाद बच्चों, जो बच्चा जन्म लेता है, ये बच्चा जन्म लेता है, और ये पूरी तरीके से स्वस्थ बच्चा अगर जन्म ले रहा है, ये बच्चा जब जन्म लेता है, तो इसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? टेस्ट ट्यूब बेबी।
टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से इसे जाना जाता है, या इसे परख नली शिशु के नाम से जाना जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी या परख नली शिशु के नाम से जानते हैं। क्यों इसे परख नली शिशु कहते हैं? क्या ये परख नली में पैदा किया गया है? क्या ये परख नली में टेस्ट ट्यूब में पैदा किया गया? नहीं बेटा, परख नली में निषेचन कराया गया है। तो यहां पर जो निषेचन कराया जाता है, विशेषकर एक पेट्री डिश होती है या एक परख नली में होती है, उसी में जो है ये टेस्ट ट्यूब ये निषेचन कराया जाता है। तो क्योंकि इसका निषेचन जो है, इसका जो निषेचन हुआ है वो परख नली में हुआ है, इसलिए इस बच्चे को परख नली शिशु कहते हैं। ठीक है, तो ये जो निषेचन है, इस निषेचन को क्या बोला जाता है? आईवीएफ निषेचन। और ये कहां होता है? एक लैब के अंदर, मेडिकल लैब के अंदर। किसमें होता है? परख नली में होता है। इसी वजह से ऐसे बच्चे जिनका जो निषेचन होता है वो फेलोपियन ट्यूब में ना होकर परख नली में लैब के अंदर कराया जाता है, तो इससे पैदा होने वाले बच्चों को हम लोग परख नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से बच्चों जानते हैं। ऐसा मत समझिएगा कि टेस्ट ट्यूब बेबी जो होते हैं टेस्ट ट्यूब में तैयार होते हैं, नहीं, वो अपने मां के गर्भ में ही तैयार होते हैं। अपने मां के गर्भ में जैसे हम सब पैदा हुए हैं, वैसे ही वो अपने गर्भ में 9 महीने का वक्त अपने मां के गर्भ में ही बिताते हैं। बस क्या होता है कि निषेचन जो है लैब में होता है, भ्रूण जो है 5 से 9 दिन का जो है वो लैब में तैयार हो जाता है, उसके बाद इसको ट्रांसफर कर देते हैं मां के गर्भ के अंदर। तो ऐसे बच्चों को परख नली शिशु के नाम से जानते हैं। अब सवाल ये होगा कि मेरे प्यारे सवाल ये, कुछ लोग कहते हैं कि मान लीजिए महिला जो है वो गर्भ धारण ना करना चाहे, ये अपना स्पर्म दे दे, इसका पुरुष जो है वो अपना स्पर्म दे दे और महिला जो है अपना अंडाणु दे दे, लेकिन वो कह रही है हम अपने गर्भाशय में इसको नहीं पालेंगे, या गर्भाशय में कोई कमी हो जाए, मान लीजिए गर्भाशय किसी वजह से खराब हो गया है, या वो खुद अपने बच्चे को अपने गर्भ में नहीं पालना चाहती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन में ये जो भ्रूण होगा बच्चों, ये जो भ्रूण होगा जो 5 से फर्टिलाइजेशन की तकनीक वही होगी, फर्टिलाइजेशन वैसे ही कराया जाएगा, निषेचन वैसे ही कराया जाएगा, इसका स्पर्म इसका ओवम लेकर परख नली में निषेचन कराया गया। फिर ये जब भ्रूण 5 से 9 दिन का बन जाता है बच्चों, तो अगर इसका गर्भाशय खराब है या ये अपने गर्भ में अपने इस बच्चे को नहीं जन्म देना चाहती है, तो फिर इस भ्रूण को हम किसी दूसरी महिला को हम हायर करते हैं। ठीक है, और इस दूसरी महिला को हम कुछ पैसे रुपए, अभी तक ऐसा होता था कि हम किसी दूसरी महिला को पैसे रुपए देकर उसको कन्विंस करके, रिश्तेदारी नातेदारी में या किसी तरीके से भी हम इसे कन्विंस करके कि हमारे बच्चे को तुम अपने गर्भाशय में पाल लो, तो हम इस भ्रूण को किसी दूसरी महिला के गर्भाशय में ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे क्या होता है, अब ये भ्रूण, ये माता पिता ये दोनों हैं, क्योंकि स्पर्म और ओवम इनका दोनों का मिला हुआ है, लेकिन जो गर्भ 9 महीने का जो वक्त होता है, वो गर्भकाल जो होता है, वो गर्भकाल जो है किसी दूसरी महिला के शरीर में पूरा हो रहा है, यानी इस बच्चे का जो गर्भकाल है वो किसी दूसरी महिला के गर्भाशय में पूरा हो रहा है। तो फाइनली होता क्या है कि ये गर्भकाल जब कंप्लीट होता है तो फिर बच्चे का जन्म होता है, और ये जो बच्चा होता है बच्चों, ये बच्चा जो होता है, ये बच्चा इन्हीं का होता है, क्योंकि इन्होंने ही स्पर्म और ओवम दिया है, लेकिन गर्भ में पाला किसने है? पाला इस महिला ने है। तो इस महिला को हम लोग बोलते हैं सरोगेट मदर। क्या बोलते हैं? सरोगेट मां कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सरोगेट मां कहा जाता है। तो ये हो गया बच्चों इसका जैविक पिता। ये क्या हो गया बच्चों? इसका जैविक पिता, क्योंकि इसने स्पर्म दिया था। ये इसके हो गया जैविक मां, जिसने इसको ओवा दिया था, और ये जिसने 9 महीने इसको अपने गर्भ में पाला, उसे सरोगेट मां कहा जाता है। और ये जो पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बताई, इसे सरोगेसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? इसे ही सरोगेसी कहा जाता है। तो सरोगेसी जो है वो ये तकनीक होती है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर कोई बच्चे को कोई बीमारी हुई या कुछ, क्या इसके गुण या इसकी बीमारियां इस बच्चे को जाएंगी? नहीं बेटा, जेनेटिक अगर गुण हैं, अनुवांशिक जो गुण हैं, वो मां जो सरोगेट मां है उससे सरोगेट मां है, वो सरोगेट मां से बच्चे में नहीं जाएंगी। जो अनुवांशिक गुण या अनुवांशिक बीमारियां जो है सरोगेट मां से बच्चे में नहीं जाएंगी। ठीक है, हाँ, ऐसी कोई इन्फेक्शियस डिसीज है तो वो जा सकती है, बट सरोगेट मां से बच्चे के अंदर ना कोई अनुवांशिक गुण जाएंगे ना अनुवांशिक बीमारियां जाएंगी, क्योंकि अनुवांशिकी के लिए जो जीन होते हैं वो किस में मौजूद होते हैं? स्पर्म और ओवा में, और वो इसके जैविक माता पिता दे रहे हैं। तो सरोगेसी, तो आईवीएफ क्या है बच्चों, वो भी मैंने आपको बता दिया। टेस्ट ट्यूब बेबी, परख नली शिशु क्या होता है वो भी बता दिया, और सरोगेट
माँ क्या होती है, सरोगेसी क्या होती है बच्चों, इस पूरे के पूरे ग्राफ में बहुत ही आसान भाषा में आप इसी चीज को किताबों में पढ़ते रहते, घंटों घंटों सर खुजाते रहते, लेकिन एग्जैक्टली ये बातें समझ में नहीं आती हैं, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है मेरे प्यारे बच्चों आपको 101% समझ में आ गई होंगी कि एग्जैक्टली ये सारी टेक्निक क्या है। बाकी जो है ये सारा मैंने यहाँ पर इसके नोट्स भी लिख दिए हैं, ठीक है, सारी चीजें, ठीक है। तो इसे आप नोट भी कर सकते हैं, जब आफ्टर क्लास आपको जो है वो ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये आईवीएफ टेक्नोलॉजी है। सरोगेसी क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया। सरोगेसी ये इसका भी नोट्स यहाँ पर है, तो इसका पीडीएफ जो है वो आपको लिंक में दे दिया जाएगा, आप उससे जाकर इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, तो वहां पे ये सारी चीजें मिल जाएंगी। सरोगेसी से बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों को जन्म दिया है, जिसमें से आप लोगों को जिनको आप जानते हैं, जैसे प्रियंका चोपड़ा हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो करण जौहर हैं, शाहरुख खान हैं, इसके अलावा जो है आपके जो है वो ये क्या नाम है इनका, नाम आप लोग जान लीजिएगा, मतलब इन लोगों को सब पहचानते होंगे। तो ये सब इन सब लोगों ने अपने बच्चों को जो जन्म दिया है वो एग्जैक्टली सरोगेसी की मदद से दिया है। अब आप कुछ लोग कह रहे होंगे सर सरोगेसी इंडिया में सुना है बैन हो गई है। हाँ, सरोगेसी इंडिया में बैन हो गई है, लेकिन पूरी तरह से नहीं बैन हुई है। भारत में कमर्शियल सरोगेसी जो है वो बैन की गई है। भारत में सरोगेसी जो कोई भी पहले करवा लेता था वो नहीं अब अलाउड है। अब जैसे ये लोग करवा चुके थे तो करवा चुके थे, लेकिन अब सरोगेसी इंडिया में बैन की गई है। इसके खिलाफ अब कानून बन गया है, इसको रेगुलेट करने वाला कानून बन गया है, इसको नियंत्रित करने वाला कानून बन गया है, जिसके अनुसार भारत में सरोगेसी एक शादीशुदा कपल करा सकते हैं। शादीशुदा जो जोड़े हैं वो ही सरोगेसी भारत में करा सकते हैं, और उनकी शादी को ऐसे नहीं कि शादी की और जाके सरोगेसी करवा ली, ऐसा नहीं कर सकते हैं। सरोगेसी करवा सकते हैं सिर्फ शादीशुदा कपल, और उनको उनकी शादी को कम से कम 5 साल हो चुका हो, उनका कोई भी स्वस्थ बच्चा ना हो। क्या है कि शादीशुदा कपल ही भारत में आप करवा सकते हैं सरोगेसी, शादी को कम से कम 5 साल हुआ हो, उनका कोई स्वस्थ बच्चा ना हो, ठीक है, और उन्होंने मेडिकली ट्राई किया हो लेकिन किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से वो बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में वो सरोगेसी करवा सकते हैं। तो भारतीय नागरिक होने चाहिए, शादीशुदा होने चाहिए, कम से कम शादी को 5 साल हुए होने चाहिए, तभी वो सरोगेसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसके अलावा बात की जाए, सरोगेट मां पहले कोई भी बन सकता था, किसी को भी पैसा देकर आप बनवा सकते थे, अब ऐसा नहीं है। सरोगेट मां जो जैविक मां या जैविक पिता है उसका कोई क्लोज रिश्तेदार होना चाहिए, और उसका खुद का भी अपना एक बच्चा होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए वही, और वो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होनी चाहिए, वही सरोगेट मां बन सकती है। तो भारत में सरोगेसी अलाउड है, लेकिन उसको लिमिट किया गया है, उसको नियंत्रित किया गया है, उसका जो है मिसयूज ना होने पाए इसलिए उसको नियंत्रित किया गया है। अब आगे बात करते हैं बच्चों, क्लोनिंग की बात कर लेते हैं। तो बच्चों क्लोनिंग क्या होती है, तो पहली बात तो क्लोन क्या होते हैं, तो याद रखिएगा आनुवांशिक रूप से, ठीक है, आनुवांशिक रूप से समान जीवों को, आनुवांशिक रूप से समान जीवों को हम लोग क्या बोलते हैं, समान जीवों को क्लोन कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। अगर 100% आनुवांशिक रूप से 100% समान जीवों को क्या बोला जाता है, क्लोन कहा जाता है। यानी कि कोई भी डिफरेंस नहीं, जैसे मान लीजिए मेरा क्लोन होगा तो मेरा क्लोन 100% 100% बिल्कुल मेरी जेनेटिक फोटोकॉपी होगा, मतलब जो जीन मेरे अंदर पाए जाते हैं वही जीन उसके अंदर भी पाए जाते होंगे। अगर वो 100% जो है वो मेरी जैसा होगा तो उसे हम लोग क्लोन कहेंगे, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, क्लोन कहते हैं। और क्लोन को बनाने की, देखिए जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनमें तो क्लोनिंग होती ही होती है, बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया पैदा हो रहा है वो एग्जैक्टली सेम कॉपी होता है, तो वो तो क्लोनिंग कर लेते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, एक कोश की जीव होते हैं। लेकिन जो बहुकोश की जीव होते हैं उनमें क्लोनिंग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, थोड़ी सी जटिल होती है, तो वहां पर जो क्लोनिंग होती है वो चैलेंजिंग होती है, ठीक है, वहां पर जो क्लोनिंग होती है चैलेंजिंग होती है, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। तो जो बहुकोश की जीव होते हैं बच्चों, उनमें क्लोन बनाने की जो तकनीक होती है उस तकनीक को हम लोग न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक या सोमैटिक सेल, ठीक है, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक बोलते हैं। सोमैटिक क्या बोलते हैं, सोमैटिक कोशिका का नाभिकीय
नाभिकी नाभिकीय स्थानांतरण तकनीक, नाभिकीय स्थानांतरण स्थानांतरण नांतरण तकनीक, ठीक है, तकनीक इसे कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चों, क्या मैंने बताया कि अगर बहुकोशिकीय जीवों में, जैसे कि इंसान है या गाय भैंस हैं या कोई भेड़ है, बकरी है, उसमें अगर हम क्लोन 100% क्लोन बनाना चाहें तो उसमें जो तकनीक यूज की जाती है उसे सोमैटिक कोशिका नाभिकीय स्थानांतरण तकनीक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक के नाम से जाना जाता है, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है। तो ये जो सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक होती है, इसी की मदद से बच्चों दुनिया की पहली क्लोन तैयार की गई, जिसे डॉली नाम का, जो डॉली नाम की भेड़ थी। ये डॉली नाम की भेड़ जो है 1996 में इसे तैयार किया गया। कहां पर तैयार किया गया? तो इसे स्कॉटलैंड में तैयार किया गया। कहां पे तैयार किया गया बच्चों? इसको स्कॉटलैंड में तैयार किया गया। तो ये एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में इसको तैयार किया गया और ये दुनिया की पहली जो है वो मैमल यानी कि जो स्तनधारी क्लोन थी, दुनिया की पहली क्लोन थी। नाम क्या था इस भेड़ का? इस भेड़ का नाम था डॉली। क्या नाम था बच्चों? डॉली नाम की भेड़ थी। इसी तरीके से दुनिया में बहुत सारे क्लोन्स तैयार किए गए। भारत में भी क्लोनिंग की जा रही है। भारत में 3 इंस्टीट्यूट हैं जो क्लोनिंग के लिए माने जाते हैं। भारत में सबसे पहली जो क्लोनिंग की गई थी 2008-9 में की गई थी, और ये जो 2008-9 में क्लोनिंग की गई थी वो थी एक भैंसे की, जिसका नाम था समरूप। तो समरूप नाम का जो भैंसा था, समरूप नाम का क्या था बच्चों? भैंसा था। उसकी सबसे पहली भारत में क्लोनिंग की गई थी। समरूप नाम का भैंसा तैयार किया गया था और ये तैयार किया गया था नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में तैयार किया गया था। इसके बाद इसी एनडीआरआई यानी कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में ही गरिमा नाम की भैंस तैयार की गई थी। ठीक है, गरिमा नाम की क्या भैंस भी तैयार की गई थी। इसके बाद जो है और भी बहुत सारी क्लोनिंग हुई। श्रेष्ठ नाम का भैंसा तैयार हुआ और भी बहुत सारी क्लोनिंग जो है एनडीआरआई में की गई। सेंटर, फिर दूसरा इंस्टीट्यूट आता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर पूछा जाए भारत में सबसे पहला क्लोन कौन सा तैयार हुआ था, कहां तैयार हुआ था, तो आप बताएंगे समरूप भैंसा था। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में तैयार किया गया था। इसके अलावा सिर्फ हिसार यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज, हिसार में भी क्लोनिंग की गई। यहां पर भी भैंसों की क्लोनिंग की गई, जिसमें गौरव नाम का, सिर्फ गौरव नाम का भैंसा तैयार किया गया था। ठीक है, गौरव नाम का भैंसा तैयार किया गया था। यहां पर भी क्लोनिंग की गई है। ठीक है, ये 2015-16 के करीब हुआ था। वहां पे 2008-9-10 में जो है ये सारा काम किया गया था। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी स्कूसैट, ये श्रीनगर में ये इंस्टीट्यूट मौजूद है। और यहां पर, ठीक है, यहां पर जो है सबसे पहली पश्मीना पश्मीना बकरी का क्लोन तैयार किया गया था 2012 में। 2012 में पश्मीना बकरी का क्लोन यहां पर तैयार किया गया था 2012 में, और उसका नाम रखा गया था नूरी। तो नूरी जो है वो पश्मीना प्रजाति की बकरी थी, जिसके ऊन जो है वो काफी मतलब जिसके शरीर पर जो बाल होते हैं वो काफी मुलायम होते हैं, पश्मीना शॉल और बनती है। तो पश्मीना प्रजाति की बकरी का क्लोन तैयार किया गया था 2012 में, नूरी कहा गया, और यह किया गया था श्रीनगर के शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। इसके अलावा भी हाल फिलहाल में गिर प्रजाति की गाय तैयार की गई है, और वो भी एनडीआरआई में तैयार की गई है। कहां पर तैयार की गई है बच्चों? इसे तैयार किया गया है एनडीआरआई में, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में तैयार किया गया है। गंगा नाम की गाय है। ठीक है, गंगा नाम की गाय है, गिर प्रजाति की। तो गिर प्रजाति है, गंगा नाम रखा गया है इसका। ठीक है, कहां पे पैदा की गई है? आपकी एनडीआरआई में, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में, करनाल हरियाणा में इस प्रजाति की गाय को तैयार किया गया है। अब इस वक्त पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि हम इस क्लोनिंग के तरीके की मदद से हम लोग
दुनिया के जो विलुप्त हो चुकी प्रजातियां हैं उनको भी हम जिंदा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो विलुप्त हो चुकी प्रजातियों में एक जो है वो हाथी है जिसे मैमथ हाथी कहा जाता है। आज से 10,000 साल पहले विलुप्त हो चुका था। तो ऐसे 10,000 साल पहले विलुप्त हो चुके मैमथ हाथी जिसके शरीर की जो कोशिकाएं हैं बर्फ के नीचे दबी हुई हैं और संरक्षित हैं, पूरी तरह से जो है वो प्रिजर्व्ड है, ठीक है। तो ऐसी संरक्षित कोशिकाओं से ऐसे उनके जो मृत जो अवशेष मिले हैं तो उनकी मदद से हम लोग हार्वर्ड साइंटिस्ट जो हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि हम कुछ सालों के अंदर जो हमें संरक्षित प्रिजर्व्ड वेल प्रिजर्व्ड बर्फ के नीचे दबी हुई जो हाथी मैमथ हाथी के क्लोन वो अवशेष मिले हैं उनसे हम कोशिकाएं निकालकर और फिर एशियाई हाथियों के गर्भाशय की मदद लेकर, एशियाई हाथी जो हमारे इस एशियाई रीजन में पाए जाते हैं उन हाथियों के गर्भाशय की मदद लेकर, ठीक है, हम उसके अंदर जो है वो क्लोन तैयार कर देंगे, यानी कि मैमथ हाथी को पुनः जिंदा कर देंगे, ठीक है। तो ये कारनामा करने की बात जो है वो हार्वर्ड साइंटिस्ट कर रहे हैं कि हम इसे करेंगे और बहुत जल्दी करेंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में काफी बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हुई हैं जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, जिसमें से एक अचीवमेंट ये है अप्रैल 2025 में जो है वो विलुप्त हो चुके कुछ डायर वुल्फ प्रजाति डायर प्रजाति के कुछ भेड़िए हैं जो आज से कई हजार साल पहले इस धरती से विलुप्त हो चुके हैं। उन डायर प्रजाति के जो भेड़िए हैं उनको जो है कोलोसल बायोसाइंस नाम की अमेरिका की कंपनी है, नाम क्या है, कोलोसल बायोसाइंस, उसने जिंदा भी कर दिया। मतलब यहाँ पे हार्वर्ड साइंटिस्ट कह रहे थे कि मैं मृत प्रकार की प्रजातियों को जैसे कि मैमथ हाथी उसे हम जिंदा कर सकते हैं, वो ऐसा सोच रहे थे और तब तक कोलोसल बायोसाइंस एक प्राइवेट कंपनी है, उसने जो है वो आज से कई हजार साल पहले विलुप्त हो चुके डायर प्रजाति के भेड़ियों को फिर से जिंदा कर दिया है, ठीक है, फिर से जिंदा कर दिया है। तो ये जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं ये डायर प्रजाति की भेड़ियों की है। इनके ये क्लोन जो तैयार किए गए हैं छोटे में ऐसे दिख रहे थे, बड़े में ऐसे दिख रहे थे। तो ये जो सुंदर सा क्लोन बच्चे आपको डायर प्रजाति के भेड़िए दिख रहे हैं इसको कोलोसल बायोसाइंस ने अप्रैल 2025 में जिंदा कर दिया है। इसके अंदर 3 बच्चे पैदा किए गए थे, एक का नाम था रोमुलस, एक का नाम था रीमस और एक का नाम था खलीसी, ठीक है। तो 3 इस तरीके से डायर प्रजाति के बच्चों को पैदा किया गया, रोमुलस, रीमस और खलीसी। इसी के हिसाब से कुछ 100 विलुप्त प्राय बहुत विलुप्त ही लगभग हो चुके एक लाल भेड़ियों की प्रजाति को फिर से तहलका मचा दिया अप्रैल में ही कोलोसल बायोसाइंस नाम की कंपनी ने। उन्होंने फिर से दावा किया और करके दिखाया कि लाल भेड़ियों को, नहीं ये ऐसी प्रजाति है लाल भेड़ियों की जो लगभग विलुप्त हो चुकी है, तो उसको फिर से जिंदा करके उन्होंने इतिहास रच दिया। तो ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है ये इसका क्लोन तैयार किया गया है, ये लाल प्रजाति का भेड़िया है, ठीक है। तो इसको भी इसका भी क्लोन तैयार करके कोलोसल बायोसाइंस ने इतिहास रच दिया। तो अब इससे ये सवाल उठता है कि सर क्या जो है वो इस तरीके के जो क्लोन्स तैयार किए जा रहे हैं, ठीक है, तो ये बायोडायवर्सिटी को बढ़ा देंगे या खतरा हो जाएंगे? दोनों हो सकते हैं। जैव विविधता के लिए एक वरदान भी हो सकते हैं कि हमारी जैव विविधता बढ़ जाएगी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे जानवर जो विलुप्त हो चुके हैं किसी वजह से वो वापस जिंदा किए जा सकेंगे। लेकिन आज के समय में क्या वो हमारे जो जानवर हैं जंगलों में रहने उनके साथ क्या सही से सलामत जो है वो जिंदा मतलब रह पाएंगे? क्या वो ऐसा तो नहीं, भोजन के लिए स्ट्रगल होगा सबका, तो ऐसी वजह से भोजन के लिए स्ट्रगल करते वक्त ऐसा ना हो कि वो दोनों आपस में लड़कर पता लगा जो हमारी अभी जो प्रजातियां हैं वो भी विलुप्त होना शुरू हो जाए। तो ये भी हो सकता है कि भोजन के लिए स्ट्रगल हो, भोजन के लिए जो है वो प्रतिस्पर्धा हो, तो उसमें जो है आज हमारी जो प्रजातियां जिंदा हैं वो भी खत्म हो जाए। तो दोनों चीजें हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो ये तो भविष्य में देखने की बात होगी। लेकिन अभी इन सब प्रजातियों को जो जिंदा किया जा रहा है वो कंट्रोल कंडीशंस में किया जा रहा है, कंट्रोल करके किया जा रहा है, एक पर्टिकुलर एरिया में ही इनको रखा गया है, इसको जंगलों में छोड़ा नहीं गया है। अब एक सवाल जो आपकी दिमाग में कूद फांद कर रहा होगा और मुझे लगता है बहुत सारे लोग कमेंट भी कर चुके होंगे, लेकिन मैंने कमेंट तो नहीं देखा क्योंकि ये तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो जा रहा है, तो वो एग्जैक्टली
कि सर क्या डायनासोर को जिंदा किया जा सकता है? नहीं बेटा, डायनासोर को जिंदा करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, देखो जैसे ये चाहे डायर वोल्फ्स हो, चाहे वो आपका हाथी हो, क्या ये आपका ये जो वाला हाथी जिसके बारे में अहमद हाथी की बात मैंने की, तो इन्हें जिंदा इसलिए किया जा सकता है क्योंकि इनकी इनकी कोशिकाएं जो पाई गई हैं वो बर्फ के नीचे दबी हुई थी और बर्फ के नीचे दबने की वजह से खराब नहीं हुई। ठीक है, डीजेनरेट नहीं हुई, खराब नहीं हुई, तो वो इंटैक्ट थी। कोशिकाएं जो हैं वो क्या थी, उनके अंदर जो डीएनए था, उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था वो वेल प्रिजर्व था, संग्रहित था। ठीक है, हाँ। और जहां तक हम डायनासोर की बात करते हैं तो डायनासोर के कहीं पर भी हमें वेल प्रिजर्व्ड यानी कि पूरी तरह से संरक्षित अवशेष नहीं मिले हैं कि बर्फ के नीचे दबा हो और वहां से उसकी जो है बॉडी जो है हम निकाल पाए हों। आज से हजारों साल पुराने या करोड़ों साल पुराने जो डायनासोर मर गए हैं उनकी वेल प्रिजर्व बॉडी हमें नहीं मिली है। जो भी मिले हैं उनके या तो कंकाल मिले हैं या तो उनका जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं फॉसिल्स मिले हैं। फॉसिल्स मतलब क्या होता है कि जब वो मरे होंगे तो उनके ऊपर बहुत सारे ईंट बहुत सारे धूल धक्कड़ और क्या कहते हैं रेत जमा होने से सिर्फ उनके प्रिंट यानी कि उनके सिर्फ जो है वो इम्प्रिंट मतलब बिल्कुल उसी तरीके से उनका उनका जो है शेप बना हुआ, ठीक है, जिसे हम लोग फॉसिल कहते हैं, वही मिले हैं। ठीक है, हड्डियां उड्डियां जो है वो पत्थर पत्थर बन चुकी हैं, मतलब उनमें किसी तरीके जो हड्डियां वगैरह मिली वो भी बिल्कुल पथरीली हो चुकी हैं, मतलब उनके अंदर कोई भी कोशिका जो है प्रिजर्व या संरक्षित नहीं है। तो उनको निकाल पाना, अगर संरक्षित होती तो उन कोशिकाओं को निकाल कर हम यहाँ की छिपकली या यहाँ के जो ये पक्षी होते हैं उनकी मदद से हम इसको कर सकते थे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, तो उनका क्लोन बनाना थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। ठीक है, इसके अलावा अभी जापान ने कुछ के रिसर्चर ने जो है एक जो है वो उस पर चूहों पर इन्होंने क्या किया, चूहों के शरीर पर बालों को, एक अलग तरीके के बालों के जो है बालों को उगा दिया, जो कि नॉर्मल चूहों में नहीं पाए जाते, बड़े बड़े बालों को उगा दिया। ठीक है, बालों को उगा, तो एक अलग प्रजाति टाइप की बनाने की कोशिश जो है वो जापानीज रिसर्चर्स ने किया है। तो ये भी क्लोनिंग की मदद से किया गया है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्लोनिंग के जरिए की जा रही हैं। फिर अब हम लोग बात करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों के बारे में। अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों को अगर हम समझें तो ये भी वही जीन एडिटिंग की मदद से ही किया जाएगा, जैसा कि हम लोग पहले भाग में पढ़ चुके हैं, यानी कि एक जगह से जीन को निकालकर दूसरी जगह पर जीनों को ट्रांसफर करके ये काम किया जा सकता है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझ लें तो आप लोगों को बहुत आसान हो जाएगा। भारतीय एग्जाम्पल से समझ लें तो बहुत आसान हो जाएगा। कहानी की तरह समझते हैं जिससे कि आपको ये पूरा का पूरा जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं वो समझ में आ जाएगा कि कैसे बनाई जाती हैं। तो बच्चों अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर मामला ये हो जाता है कि एक हमारे भारत में पौधा जो है वो पैदा होता था, इसका कपास का पौधा। ठीक है, तो कपास का एक नॉर्मल कपास की प्रजाति का पौधा यहाँ पर उगता था, जो कि नॉर्मल था, कोई इसको समस्या नहीं थी। लेकिन एक समस्या बहुत बड़ी इसमें देखने को मिली कि एक कीड़ा होता है, ठीक है, जिसका नाम होता है बॉलवर्म। उस कीड़े का नाम क्या होता है बच्चों? बॉल वर्म कहा जाता है। तो बॉल वर्म नाम का जो कीड़ा होता है ऐसे कैटरपिलर टाइप का होता है। तो जैसे ये देखा जाता था कि भारत में कपास की खेती होती थी, जैसे कपास के फूल जो हैं वो निकलते थे, वैसे ही बॉलवर्म जो है वो इस पर हमला बोल देता था। ठीक है, कपास के पौधों पर हमला बोल देता था, इसकी पत्तियों को, इसके फूलों को चट कर जाता था, खराब कर देता था, खा जाता था, जिससे हमारे कपास की जो पैदावार है बहुत तेजी से घट रही थी। तो वैज्ञानिकों ने बड़ा रिसर्च किया कि कैसे इस कीड़े से निपटा जाए। अगर हम पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं तो पेस्टिसाइड हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, कैसे हम इससे निपटे हमें समझ में नहीं आ रहा था। तभी वैज्ञानिकों ने बच्चों एक बैक्टीरिया की खोज की, एक बैक्टीरिया का पता लगाया। इस बैक्टीरिया का नाम था बैसिलस थुरिनजेनेसिस। क्या नाम था बैक्टीरिया का? बैसिलस थुरिनजेनेसिस, जिसको शॉर्ट में बीटी कहा गया। ठीक है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस या इसे शॉर्ट में क्या कहा गया? बीटी कहा गया। तो वैज्ञानिकों ने इस बैक्टीरिया, एक विशेष बैक्टीरिया की खोज करी। अब ये जो बैक्टीरिया था बच्चों, इस बैक्टीरिया के अंदर जो है एक विशेष प्रकार का जीन देखा गया और उस जीन
इनको cry1ac जीन कहा गया। क्या कहा गया बच्चों? cry1ac जीन कहा गया। अब ये जो cry1ac जीन कहां पाया गया? इस बैक्टीरिया के अंदर, जिसे हम लोगों ने बीटी या बैसिलस thuringiensis नाम दिया। ये cry1ac जीन की खास बात ये थी कि ये जो एक प्रोटीन बनाता था, आपको पता है हर जीन जो है प्रोटीन बनाता है, तो ये प्रोटीन जो है वो एक तरीके का जैव विष था, यानी कि बायोटॉक्सिन था। ठीक है, बायोटॉक्सिन था, जिसको जब हमने प्रयोग किया तो पता ये चला कि अगर इस प्रोटीन यानी cry1ac जीन की वजह से जो प्रोटीन इस बैक्टीरिया से निकलता है, ये एक प्रकार का जैव विष है, बायोटॉक्सिन है। तो जब हमने इसका प्रयोग किया इस पर बॉलवर्म पर, तो इसकी वजह से बॉलवर्म जो है वो मर गया। ठीक है, यानी बॉलवर्म को ये मार सकता था। तो यानी हमने पता ये किया कि ये जो प्रोटीन है, जो एक प्रकार का जैव विष है, जो बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाले cry1ac जीन की वजह से ये प्रोटीन बनता है, ये बॉलवर्म को किल कर सकता है, मार सकता है। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि ये तो बड़ा बढ़िया हो गया। तो वैज्ञानिकों ने एक दिमाग लगाया बच्चों, और वो दिमाग ये लगाया कि हम इस जैव विष को डायरेक्ट बॉलवर्म पर नहीं यूज करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे बच्चों, उन्होंने जो दिमाग लगाया, उन्होंने कहा कि हम इस cry1ac जीन को, जो कि इसको रिस्पॉन्सिबल है इस प्रोटीन को बनाने के लिए, इस जैव विष को बनाने के लिए, हम इस प्रोटीन को इस कॉटन के पौधे, यानी कि हम अपने जो कपास के पौधे हैं, उन कपास के पौधों में हम इसे जो है वो उनकी कोशिकाओं में जीन एडिटिंग की मदद से डाल देंगे। यानी उसकी कोशिकाओं के अंदर जो जीन मौजूद हैं, उसके साथ हम बैक्टीरिया का ये cry1ac जीन भी ऐड कर देंगे। तो cry1ac जीन कपास के जो कोशिकाएं थी, उनमें हमने ऐड कर दिया, वैज्ञानिकों ने ऐड कर दिया। यानी कि यहां पर क्या हो गया बच्चों, जीन एडिटिंग हो गई। अब ये जीन एडिटिंग कैसे की जाती है, भाग 1 में अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, वहां पर कैसे एक डीएनए को दूसरे डीएनए के साथ जोड़ा जाता है। तो हमने क्या किया, कपास के पौधे की जो कोशिकाएं थी, उनके नाभिक में जो उसका डीएनए था, उसमें हमने cry1ac जीन, जो कि बायोटॉक्सिन बनाने के लिए जिम्मेदार था, उसको हमने उस कपास के पौधे की कोशिकाओं के अंदर जोड़ दिया। अब जब जोड़ दिया जीन एडिटिंग की मदद से, तो ये जो नए प्रकार का कपास का पौधा जन्म लिया, नए प्रकार का जो ये कपास का पौधा जो है वो बना, ये नए प्रकार का जो कपास का पौधा बना बच्चों, ये कपास तो पैदा करता था, लेकिन कपास के साथ, यानी ये कपास तो जैसे पैदा कर रहा था, वो तो पैदा ही कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ इसके अंदर क्योंकि बीटी जीन भी मौजूद था, ठीक है, बैसिलस thuringiensis का cry1ac जीन भी मौजूद था, तो ये वो बायोटॉक्सिन भी प्रोड्यूस करने लगा, यानी कि वो जैव विष भी पैदा करने लगा। तो ये कपास भी पैदा कर रहा था ये पौधा, और बायोटॉक्सिन, जिससे कि ये बॉलवर्म मर सकता है, उसको भी प्रोड्यूस करने लगा। तो ऐसी प्रजाति को हमने क्या बोला, बीटी कॉटन कहा। क्या कहा बच्चों, बीटी कॉटन या बीटी कपास कहा। ठीक है, इस प्रजाति को जो हमने बनाया जीन एडिटिंग की मदद से, इसे बीटी कॉटन या बीटी कपास कहा। अब ये कपास भी पैदा करेगा और बायोटॉक्सिन भी पैदा करेगा। जैसे ये बॉलवर्म इस पर हमला करने जाएगा, इसकी पत्तियों को खाएगा, पत्तियों से निकल रहा होगा बायोटॉक्सिन, और वो बायोटॉक्सिन यानी जैव विष निकल रहा होगा, और वो विष इसको मार देगा, फिर ये मर जाएगा। धीरे धीरे इसकी पीढ़ियां वहां पर जाना बंद कर दी, और फाइनली आज ये बीटी कॉटन, बीटी कपास भारतवर्ष में, पूरे देश में इसको उगाया जा रहा है। अब बॉलवर्म से इसका सारा खतरा खत्म हो चुका है। अब ये बॉलवर्म जो है इस पर अटैक नहीं करता, जिससे कि इस कपास की पैदावार बढ़ गई। तो भारत में जो सबसे पहला जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप भारत में उगाई गई, या आज तक जो पूरी तरीके से मतलब जिसको पूरी तरह से अनुमति है भारत में उगाने की, वो बीटी कपास या बीटी कॉटन ही है। तो बीटी कपास या कॉटन को इस तरीके से भारत में बनाया गया, जिसमें हमने बीटी यानी बैसिलस thuringiensis के जीन को डालकर हमने एक ऐसा पौधा तैयार किया जो अपनी रक्षा खुद कर सकता है कीड़ों से, यानी कि कीटनाशक प्रवृत्ति उसके अंदर खुद मौजूद है। ठीक है, तो ये मौजूद है। तो इस तरीके से हमने बच्चों बीटी कपास या बीटी कॉटन उगाया। तो इससे ये पता चला कि हम लोग किसी भी जीव के जीन को हम पौधों में अगर ऐड कर दें, जिससे पौधों के अंदर एक अलग अलग प्रकार की क्षमताएं, जैसे कीड़ों से निपटने की, या कम पानी में उगने की, या जो है वो सूखे से निपटने की, या फिर जो है वो ज्यादा पैदावार की, अगर ऐसी कैपेसिटी जो है डेवलप हो जाए पौधों के अंदर, तो ऐसे पौधों को हम लोग
लोग जीएम क्रॉप या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के नाम से जानते हैं, या अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों के नाम से जाने जाते हैं। यानी अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें वो फसलें कहलाती हैं जिनको अनुवांशिक रूप से बदला जाता है, किसी दूसरे पौधों के या किसी दूसरे जीव के जीन को ऐड करके उनकी क्षमता को बढ़ाया जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें कहते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के नाम से इनको बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे यहां पर बीटी हमने बीटी के जीन डाले, ऐसे हम कोई और जीन डाल दें और इसकी पैदावार बढ़ जाए, या फिर ये सूखे से निपट ले, या फिर ये जो है किसी भी गर्मी और सर्दी में जो है वो कि जो हानिकारक प्रभाव होते हैं उससे निपट ले, जिससे इसकी पैदावार बढ़ जाए। तो ये इस तरीके के पौधों को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप या अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें कहते हैं। ठीक है, फसलें कहते हैं। तो जीएम फसलें क्या होती हैं? ठीक है, जिन फसलों के जीन को वैज्ञानिक तरीके से बदल दिया गया हो उन्हें अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे फायदे हैं। ये खरपतवार के प्रति सहिष्णुता होती है, रोग या सूखे के प्रति प्रतिरोध होता है, पोषक तत्वों में सुधार किया जा सकता है, इनकी मदद से फसलों की उपज बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा जो फायदेमंद जो तत्व हैं उसका हिस्सा इसके अंदर बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, कुछ इसके नुकसान भी हो सकते हैं। ये फसलें एलर्जी भी पैदा कर सकती हैं, एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोध भी बढ़ा सकती हैं। ठीक है, पर्यावरण और जैव विविधता के लिए भी हानिकारक हो सकती हैं, लेकिन ये नहीं है कि होती ही हैं। ठीक है, हो भी सकती हैं, अगर हो सकती हैं तो उसको फिर रोक दिया जाता है कि नहीं भैया जो है ऐसी फसलों को हम मार्केट में नहीं लाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारे भारत में, जैसे भारत में जो है वो जब ये बीटी कॉटन आया था, तो बीटी कॉटन के बाद बीटी बैगन भी आया था। ठीक है, बैगन भी आया, तो लोगों ने इसका प्रतिरोध किया कि भैया चलो बीटी बैगन में भी असल में ये जो बैगन का पौधा होता है इसको भी बॉलवर्म खराब कर देता है। तो लोगों ने जैसे बीटी कपास बनाया, मतलब वैज्ञानिकों ने बनाया, तो वैसे ही सोचा कि बीटी बैगन भी बना दिया जाए, जिससे कि बीटी जीन की वजह से बायोटॉक्सिन या जैव विष बैगन के पौधे से निकलेगा, और जब बॉलवर्म उसे खाने आएगा तो वो मारा जाएगा। लेकिन लोगों ने ये कहकर विरोध किया कि भैया कपास को तो हम खाते नहीं है, तो चलो वो वहां पर तो काम चल जाएगा, लेकिन बैगन को तो खाते हैं, और अगर बैगन के अंदर ये जैव विष निकल रहा होगा तो ये धीरे, अगर हम इस बैगन को खाएंगे तो धीरे सही ये जैव विष हमारे शरीर में भी जाएगा, और आज नहीं तो 20 साल बाद, 25 साल के बाद नुकसान पहुंचाएगा। तो हम ऐसे बीटी बैगन को उगाएं जो हमें भविष्य में हमारे बच्चों के लिए नुकसानदायक हो या हमारे लिए नुकसानदायक हो, हम कैसे ऐसा कर सकते हैं? तो फाइनली क्या हुआ, 2009 में जो है इस पर काफी बवाल उठा और इसको फिर क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। तो अगर कोई चीज, कोई फसल, क्योंकि काफी टेस्टिंग की जाती है, काफी टेस्टिंग की जाती है कि वो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक तो नहीं है, इसके अलावा जो है हमारे जो है स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक तो नहीं है, और अगर लगता है तो फिर उस पर बैन कर दिया जाता है या उसे मार्केट में नहीं लाया जाता है। ठीक है, तो बीटी बैगन पर फाइनली बैन कर दिया गया। भारत में अभी हाल फिलहाल की अगर बात की जाए तो भारत में बच्चों अभी DMH 11 जो है काफी मशहूर हो रही है। ये एक तरीके से जो है वो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों है, ये सरसों का पौधा है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड तरीके से तैयार किया गया है। इसकी खास बात ये है कि इसकी पैदावार यानी कि जो सरसों की पैदावार, जो DMH 11 नाम की सरसों है, जिसे धारा मस्टर्ड हाइब्रिड, ये 11 कहा गया है, इसका फुल फॉर्म क्या है बच्चों, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड इसे कहा गया, DMH 11 धारा मस्टर्ड हाइब्रिड कहा गया है। तो ये जो धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 नाम की ये जो सरसों है, इसको जो है अब धीरे धीरे परमिट भारत में किया जा रहा है। इसकी खास बात ये होती है कि इसकी पैदावार, जो भी भारत में सबसे अच्छी प्रजाति है वरुणा प्रजाति, जो सबसे अच्छी सरसों की प्रजाति भारत में मानी जाती है वरुणा प्रजाति से अभी तक जो टेस्ट किए गए हैं उसके हिसाब से लगभग ये वरुणा प्रजाति भारत की सबसे अच्छी पैदावार करने वाली जो प्रजाति सरसों की, उससे 28% ज्यादा इसके अंदर मतलब इसकी उपज है, 28% ज्यादा ये उपजाऊ है। तो ये इसको देखा गया है, तो जब देखा गया है तो इसको फिर धीरे धीरे परमिशन देने की बात की जा रही है। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसको धीरे धीरे परमिट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये धारा मस्टर्ड हाइब्रिड जो है वो एक प्रकार की जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों है, जो दो प्रकार की प्रजातियों के जीनों से मिलकर बनाई गई है। एक वरुणा प्रजाति के जीन को लिया गया है और एक ईस्ट यूरोपियन अर्ली हीरा 2 नाम की प्रजाति के जीनों को लिया गया है। इन दोनों के जीनों का उपयोग करते हुए हमने क्या किया है कि इसको पैदा किया है, और फाइनली जो है
फाइनली जो है वो हम एक सबसे अधिक पैदावार वाली सरसों जो है उसे बना पाए हैं। इसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने बनाया है। इसी तरीके से जो जीएम रबर तैयार की गई है, जीएम रबर जैसा आपको पता है कि जो रबर होता है बच्चों, वो रबर रबर जो होता है वो हर मौसम, मतलब गर्मी के मौसम में बढ़िया उगता है, लेकिन ठंडी के मौसम में थोड़ा सा इसकी पैदावार जो है कम हो जाती है, इसकी ग्रोथ कम हो जाती है। तो इसके अंदर एक विशेष प्रकार के जीन को ऐड किया गया है, जैसे कि MNSOD जीन जिसे कहा जा रहा है। क्या नाम दिया जा रहा है इस जीन का? MNSOD जीन नाम दिया गया है। ये MNSOD जीन जब डाल दिया गया सरसों के अंदर, तो सरसों नहीं, इस रबर के अंदर, तो MNSOD नाम का जीन जब इस रबर के अंदर डाला गया, तो ये जो रबर है बच्चों, जिसकी पैदावार पहले गर्मियों में ज्यादा तेजी से होती थी लेकिन ठंडियों में कम तेजी से होती थी, तो ऐसे रबर के अंदर जब हमने MNSOD जीन डाल दिया तो इसकी वजह से ये ठंड को भी बर्दाश्त कर लेगा और फाइनली इस रबर की पैदावार जो है वो जैसे गर्मियों में होती है वैसी ही ज्यादा होगी और इसकी ग्रोथ भी नॉर्मल तरीके से होगी। यानी कि ये सर्दियों को सह सकने की प्रवृत्ति इसके अंदर, इस रबर के अंदर डेवलप की गई है। तो इसको जो टेस्ट किया जा रहा है वो टेस्ट किया जा रहा है कहां पर? ये टेस्ट किया जा रहा है आपके वहां पर आपके उत्तर पूर्व के उत्तर नॉर्थ ईस्ट में जो है, इसको सरुत्री रिसर्च फॉर्म है, सरुत्री रिसर्च फॉर्म गुवाहाटी में, सरुत्री रिसर्च फॉर्म है गुवाहाटी में, इसको टेस्ट किया जा रहा है। तो अब ये इस तरीके के जीएम रबर भी बनाई गई है। इसी तरीके का अभी जो है वो आप लोग जो सरसों है वो क्यों नहीं खाते हैं? सरसों का तेल सबसे बढ़िया होता है, लेकिन सरसों का तेल क्यों नहीं खाया जाता? क्योंकि सरसों में एक तीखी गंध आती है, तीखी महक आती है, एक खाने में कड़वाहट सी होती है। ये कड़वाहट जानते हो क्यों होती है? ये तीखी गंध क्यों होती है? ये तीखी गंध या कड़वाहट होती है एक प्रकार के केमिकल की वजह से, जिसे ग्लूकोसिनोलेट कहा जाता है। तो ये जो ग्लूकोसिनोलेट नाम का जो केमिकल होता है बच्चों, ये तीखी गंध के लिए जिम्मेदार होता है सरसों के। तो सरसों में इसी की वजह से तीखी गंध आती है, तीखी महक आती है, जिससे लोग इग्नोर करते हैं, कड़वे तेल में खाना नहीं खाना पसंद करते हैं, पराठा नहीं बनाना पसंद करते हैं। तो अब एक ऐसी जीएम सरसों तैयार की गई है भारत में, जिसके अंदर इसकी मात्रा यानी ग्लूकोसिनोलेट की मात्रा को बेहद कम कर दिया गया है, बिल्कुल बिल्कुल नेग्लिजिबल कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब जो सरसों होगी, जो जीएम सरसों तैयार की जा रही है, उसमें ग्लूकोसिनोलेट लगभग नहीं होगा, जिसकी वजह से उसकी तीखी गंध भी नहीं आएगी, तीखी महक भी नहीं आएगी, और इसकी और इंसान जैसे घी में पराठे तलता है वैसे सरसों में भी पराठे तलेगा और कोई गंदी महक नहीं आएगी, और फाइनली इसका लोग कंजम्पशन कर पाएंगे। तो एक जीएम सरसों भारत में और तैयार की गई है जिसमें ग्लूकोसिनोलेट की मात्रा को कम किया गया है, जिससे इसके सरसों के तेल में तीखी गंध या तीखी महक ना आ पाए। इसके अलावा अभी बहुत सारा काम चल रहा है। बीटी कॉटन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। इसको जो है 2002 में भारत में अप्रूव किया गया था। माह्यको महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी और मॉन्सेंटो इंडिया, ठीक है, ये अमेरिका की कंपनी है, तो इन्होंने मिलकर इसको तैयार किया था। बीटी ब्रिंजल मैंने आपको बता ही दिया, इस पर बैन कर दिया गया। जीएम मस्टर्ड के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। इसके अलावा जीएम मेज पर काम किया जा रहा है, ठीक है, और ये जीएम मेज जो है वो मॉन्सेंटो इंडिया कर रही है, और IIMR ICR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च जो है, इस इंस्टीट्यूट का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च, वो तैयार कर रही है। अभी ट्रायल चल रहा है। जीएम राइस भी तैयार किया जा रहा है, ठीक है। इसमें गोल्डन राइस जैसी कैपेबिलिटी है। गोल्डन राइस क्या होता है अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ये IARI ICR की इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज बेंगलुरु, ये तीनों मिलकर तैयार कर रही हैं। अब इस पर रिसर्च चल रहा है। इसी तरीके से जीएम वीट तैयार किया जा रहा है। वीट का मतलब कि गेहूं तैयार किया जा रहा है, तो ये भी भारत में तैयार किया जा रहा है। अभी इस पर भी रिसर्च चल रहा है। मतलब ये सब मार्केट में नहीं आई है। मार्केट में अभी तक सिर्फ और सिर्फ कौन सा है? बीटी कपास, ठीक है, पूरी तरह से। इसके बाद जीएम सरसों जो DMH11 है वो धीरे धीरे अब इंट्रोड्यूस की जा रही है। बाकी जो है अभी मार्केट में सभी नहीं आई हैं, ठीक है। ये सब अभी रिसर्च चल रही है या उनका ट्रायल चल रहा है। तो जैसे जीएम वीट है वो नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में तैयार किया जा रहा है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में तैयार किया जा रहा है। सोयाबीन है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन भी तैयार किया जा रहा है। अभी ये प्रपोज किया गया है कि ऐसा तैयार किया जाएगा। माहेको या मॉन्सेंटो इंडिया इसे तैयार करेगा, ठीक है।
हाँ, तैयार करेगा। तो ये सब भारत में तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ दालें हैं, ठीक है, जैसे कि चिक पी है, पीजन पी है, ग्राउंड नट है यानी मूंगफली है। इसके अलावा जो है वो आपकी जो है वो आपका पीजन पी, चिक पी, जो भी इस तरीके के अरहर की दालें हैं और इसके अलावा मूंग की दालें हैं, उन सबको जो है यहाँ पर धीरे धीरे इन पर रिसर्च चल रहा है, इन पर रिसर्च किया जा रहा है, ठीक है, इन पर रिसर्च का काम किया जा रहा है। अब जैसे मैंने गोल्डन गोल्डन उसकी बात की जा रही थी, गोल्डन उसकी गोल्डन राइस की बात की जा रही, तो बच्चों गोल्डन राइस भारत में नहीं है, ये और दुनिया के अन्य देशों में इस तरीके की जीएम क्रॉप को तैयार किया गया है, नाम रखा गया है गोल्डन राइस, ठीक है, एक सुनहरा चावल। ये सुनहरा चावल में होता क्या है कि इसमें जो है वो चावल के सारे गुण तो हैं ही, ठीक है, चावल के सारे गुण तो हैं ही, प्लस इसके अंदर कुछ ऐसे जीन को ऐड कर दिया गया है जो जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बीटा कैरोटीन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो बीटा कैरोटीन के जीन को ऐड कर दिया गया है। अब ये बीटा कैरोटीन के जो जीन होते हैं ये क्या करते हैं, बीटा कैरोटीन के जीन बीटा कैरोटीन प्रोड्यूस करेंगे इस चावल के अंदर, और यही बीटा कैरोटीन जो है हमारी बॉडी में जाकर विटामिन ए में बदल जाता है। मतलब आप इस गोल्डन राइस को जब खाएंगे तो आपको चावल का मजा तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ बीटा कैरोटीन भी मिलेगा, और यही बीटा कैरोटीन शरीर में जाकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। यानी चावल का पोषण भी मिलेगा और विटामिन ए जो आपके शरीर में कमी रहती है वो कमी भी इसकी मदद से पूरी हो जाएगी। तो ऐसा चावल खाइए जो चावल की भी कमी पूरी करे और विटामिन ए की भी कमी पूरी, मतलब आपको खाने में मजा भी दे, खाने आपका पेट भी भरे और विटामिन ए की भी कमी को पूरा कर दे। तो ये गोल्डन राइस है। तो भारत इसको इसने अपनाया नहीं है, लेकिन इस तरीके के गोल्डन राइस को बनाने का प्लान, गोल्डन राइस जैसे मतलब राइस को बनाने पर रिसर्च हमारे यहाँ चल रहा है। अभी हमने इसे अपनाया नहीं है, ठीक है। इस पर हमने कहा कि भाई हम डाउट में है कि हो सकता है कि पता लगा हमारे पर्यावरण को या हमारे जो है वो स्वास्थ्य को हो सकता है ये फ्यूचर में नुकसान ना पहुंचा दे, तो इसलिए अभी हमने इस पर जो है बैन कर रखा है, ठीक है। इस तरीके का अपना चावल बनाने की तैयारी हम कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है बच्चों, इसके अलावा जो है एक टर्म आता है बायो फोर्टिफिकेशन का। तो बायो फोर्टिफिकेशन में होता क्या है बच्चों, यानी कि जिसे जैव संवर्धन कहते हैं। अगर आप किसी भी तकनीक का प्रयोग करके, समझिएगा बिल्कुल सिंपल से भाषा में समझिए, अगर आप बच्चों किसी भी तकनीक का प्रयोग करके, जरूरी नहीं कि जेनेटिक तकनीक ही हो, जिन्हें जेनेटिकली मॉडिफाइड करके ही, जरूरी नहीं है ऐसा, आप किसी भी तकनीक का प्रयोग करके, ठीक है, जरूरी नहीं कि जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करके या जीन में अदल बदल करके, जरूरी नहीं नहीं नहीं, ठीक है। तो जरूरी आप ऐसा कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो जीन में बदलाव करके, जेनेटिक या फिर किसी अन्य तकनीक का प्रयोग करके अगर आप जो है किसी पौधे के अंदर, ठीक है, उसके अंदर पौधे में सुधार करें, और पौधे में सुधार करने से हो क्या कि पौधे की पोषण क्षमता, यानी उसकी जो पोषक क्षमता होती है वो बढ़ जाए, पोषक क्षमता क्या हो जाए बच्चों, बढ़ जाए। तो इस तरीके की जो इस तरीके की जो टेक्निक होती है, इस तरीके का जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसे बायो फोर्टिफिकेशन या जैव संवर्धन कहा जाता है। तो याद रखिएगा बच्चों, किसी भी तकनीक का प्रयोग करके अगर पौधे की पोषक क्षमता को बढ़ा दिया जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बायो फोर्टिफिकेशन कहते हैं। जरूरी नहीं जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाए, हो सकता है ऐसी खाद पानी हम इसको दे दें, या हो सकता है कोई और तकनीक का प्रयोग कर दें और उसके बाद उस पौधे की पोषक क्षमता बढ़ जाए। यानी कि सीधी सी बात है कि जो पौधा विकसित किया जाए उसके अंदर या तो आयरन की मात्रा को बढ़ा दिया जाए, विटामिन ए की मात्रा को बढ़ा दिया जाए, कैल्शियम की मात्रा बढ़ा दी जाए, या ऐसी प्रजाति के पौधे डेवलप किए जाएं जिसके अंदर प्रोटीन की मात्रा बढ़ी हो। तो ये अगर कोई ऐसा पौधा है जिसमें हम इस तरह से पोषक पदार्थों की मात्रा को विभिन्न तकनीकों की मदद से बढ़ा दें, तो इस तरीके की प्रोसेस को, प्रक्रिया को हम लोग बायो फोर्टिफिकेशन या जैव संवर्धन के नाम से जानते हैं। भारत में आईसीआर यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, रागी, कुटकी, मसूर, सरसों, अलसी, ठीक है, अलसी जो है वो अलसी, सोयाबीन, मूंगफली और बागवानी फसलों की जैव संवर्धित किस्में विकसित कर रहा है, ठीक है, विकसित कर रहा है। और ज्यादातर जो है जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं की जा रही हैं, अन्य तकनीकों का, जो कि पारंपरिक तकनीकें हैं, उनका प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो किया जा रहा है। तो भारत में इस पर काफी काम किया जा रहा है जिससे कि खाद्य फसलों में जो है वो पोषक क्षमता को बढ़ाया जा सके। अभी हाल में विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने
धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, सरसों और मूंगफली की 17 बायोफोर्टिफाइड किस्मों को राष्ट्र के लिए समर्पित किया है। तो ये सारी चीजें जो है वो की जा रही हैं। लेकिन यहां पर मैं फिर से मेंशन कर दूं कि आप इसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं और विदाउट जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी आप जो है इस बायोफोर्टिफिकेशन कर सकते हैं। तो होप मेरे प्यारे बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बच्चों इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीजें ऐसी समझी जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड थी, जैव प्रौद्योगिकी से रिलेटेड थी। कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिवाइज करने की मैंने कोशिश करी। मुझे लगता है कि बहुत कम समय में लगभग सारी चीजें आपकी रिवाइज हो जाएं, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो मैंने सारी चीजों को अपडेट करने की कोशिश करी। होप कि बच्चों ये क्लास आप लोगों को बहुत बढ़िया, बहुत शानदार लग रही होगी और ऐसी और भी क्लासेस लेकर मैं आप लोगों के सामने आता रहूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।